हेलो एवरीवन। तो यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन विद सक्सेसिव प्रोडक्शन। तो मान लीजिए आपके पास कोई एलिमेंट है, एलिमेंट ए, और इस एलिमेंट को प्रोड्यूस किया जा रहा है लेट्स से एट अ रेट अल्फा। ये प्रोड्यूस हो रहा है, ये क्या हो रहा है? प्रोड्यूस हो रहा है। प्रोडक्शन रेट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। प्रोडक्शन रेट जो है इसका वो किसके बराबर है? अल्फा के बराबर है। अल्फा जो है इसका रेट ऑफ प्रोडक्शन है और ये डिसइंटीग्रेट हो जाता है बी में। मान लीजिए बी में डिसइंटीग्रेट हो जाता है और उस रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है वो लैम्डा के बराबर है, वो लैम्डा के बराबर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये प्रोड्यूस भी हो रहा है एट रेट ऑफ अल्फा और ये रिड्यूस भी हो रहा है। प्रोड्यूस भी होता हूँ, रिड्यूस भी हो जाता हूँ। तो यहाँ पे एक ही कहानी लिखी हुई है। तो मैं यहाँ पे रेट ऑफ अकोमुलेशन लिख सकता हूँ। रेट ऑफ एक्युमुलेशन, रेट ऑफ एक्युमुलेशन यहाँ पे हम लिख सकते हैं। रेट ऑफ एक्युमुलेशन का मतलब है कि इसके इकट्ठा होने का रेट, इसके इकट्ठा होने का रेट। अब चीजें इकट्ठी क्यों हो रही हैं? कि यहाँ पे प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है और डिसइंटीग्रेशन कम हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो ये ए है वो अकोमुलेट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अकोमुलेट होने का रेट है, इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ dNA/dt, 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 dNA/dt। मान लेता हूँ कि t बराबर t पर इसकी जो वैल्यू है वो Na के बराबर है। Na के बराबर है इसकी वैल्यू, n = Na के बराबर है। तो dNA/dt है उसको मैं लिख सकता हूँ कि ये प्रोड्यूस हो रहा है रेट अल्फा से और ये रिड्यूस हो रहा है कितने से? माइनस ऑफ लैम्डा इंटू Na से। यहाँ पे हम क्लियरली लिख सकते हैं। ये बात आई समझ में आपको? ये बात आई समझ में आपको? कैसे लिखा? मान लीजिए कि ये सिर्फ रिएक्शन होता ए से लेके बी, ए से लेके बी रिएक्शन होता तो हम क्या लिखते? माइनस ऑफ dNA/dt कि रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ प्रोडक्शन dNB/dt और वो किसके बराबर आता? लैम्डा इंटू Na के बराबर आता। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमने लिखा है कि माइनस ऑफ dNA/dt इज इक्वल्स टू लैम्डा Na। तो dNA/dt कितना आ जाएगा? dNA/dt कितना आ जाएगा आपके पास? माइनस ऑफ लैम्डा Na के बराबर। तो वही यहाँ पे हमने लिखा है माइनस ऑफ लैम्डा Na, इससे ये प्रोड्यूस हो रहा है और इससे प्रोड्यूस हो रहा है। तो नेट रेट ऑफ प्रोडक्शन है, नेट रेट ऑफ अकोमुलेशन हम कह सकते हैं अल्फा माइनस ऑफ लैम्डा इंटू Na के बराबर है। अब ये एक सिंपल सी डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा? मैं इस एक्सप्रेशन को ले जाऊंगा नीचे, dt को ले जाऊंगा इधर, तो आपको मिलता है यहाँ पे dNA डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस लैम्डा Na, अल्फा माइनस लैम्डा Na इज इक्वल टू dt, इज इक्वल टू dt। दोनों तरफ जो है इंटीग्रेशन हमें लगाना होगा। t बराबर 0 पर, t बराबर 0 पर यहाँ पे जो वैल्यू है वो 0 के बराबर है, a 0 के बराबर था और t इज इक्वल टू t पर यहाँ पे आप लिख सकते हैं किसके बराबर है? ये Na के बराबर है। अब इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से आपको मिलेगा माइनस ऑफ 1 अपॉन लैम्डा ln ऑफ अल्फा माइनस ऑफ लैम्डा Na। ये आपको मिलेगा यहाँ से। लिमिट यहाँ पर लग रही होगी, लिमिट होगी यहाँ पर 0 से लेके Na के बराबर और यहाँ पे आपको मिलेगा टाइम t और लिमिट है उसकी 0 से लेकर t के बराबर। अब यहाँ पे लिमिट आप लगाएंगे, लैम्डा को उधर ले जाइए, माइनस को भी उधर ले जाइए, तो आपको मिलेगा ln ऑफ अल्फा माइनस लैम्डा Na माइनस ऑफ ln ऑफ अल्फा इज इक्वल टू माइनस ऑफ लैम्डा इंटू टी। ln m माइनस ln n लिखा है तो यहाँ से आपको मिल जाएगा ln ऑफ अल्फा माइनस लैम्डा Na डिवाइडेड बाय अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ लैम्डा टी। यहाँ से ln को हटा दीजिए, आपको मिल जाएगा 1 माइनस लैम्डा Na डिवाइडेड बाय अल्फा इज इक्वल्स टू e रेज़ टू द पावर माइनस ऑफ लैम्डा टी। इसको आप इधर ले जाइए, इसको आप इधर ले जाइए, तो आपको क्या मिल जाता है आगे? आगे आपको मिल जाएगा क्या? दैट 1 माइनस e रेज़ टू द पावर माइनस ऑफ लैम्डा इंटू टी और ये मिल जाता है आपको लैम्डा इंटू Na डिवाइडेड बाय अल्फा। तो यहाँ से आपको Na की वैल्यू मिल जाती है किसी भी एक इंस्टेंट पर, वो आती है आपके पास अल्फा अपॉन लैम्डा इंटू 1 माइनस ई रेज़ टू द पावर माइनस ऑफ लैम्डा इंटू टी। तो ये आपको एक रिलेशन मिल जाता है इस तरीके का रिलेशन आपको यहाँ पे मिल जाता है। t बराबर 0 पर आप इसकी वैल्यू देखें 0 के बराबर है और इसका ग्राफ भी आप बना सकते हैं। यदि मैं टाइम और Na के बीच में ग्राफ बनाता हूँ, Na और टाइम के बीच में ग्राफ बनाता हूँ, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे मिल जाता है, ग्राफ कुछ इस तरीके से आपको मिल जाता है। ठीक है, कुछ समय के बाद क्या होता है कि ये जो Na की जो वैल्यू है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाती है, Na की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट हो जाती है बिकॉज
जितना प्रोडक्शन हो रहा है, जैसे जैसे प्रोडक्शन होता जा रहा है, उसका अकोमुलेशन बढ़ता जा रहा है, अकोमुलेशन बढ़ता जा रहा है, तो उसका डिसइंटीग्रेशन का जो रेट है वो भी इंक्रीज होता जा रहा है। तो पहले रेट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा था, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन कम था। जैसे जैसे अकोमुलेशन बढ़ता जाता है, यहाँ पे अकोमुलेशन है, पहले अकोमुलेशन कम था, अकोमुलेशन जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन भी बढ़ता जा रहा है। एक समय जो है दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं, और वो यहाँ पे आपको दिखा रखा है ग्राफ में कि Na की जो वैल्यू है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाती है। अब यदि आप निकालना चाहते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है Na की, तो आप क्लियरली यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है और ये पूछा भी काफी बार जाता है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ Na, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ Na जो है वो पूछी जाती है। अब मैक्सिमम वैल्यू या तो आप ग्राफ में देख सकते हैं कि t टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे इस Na की वैल्यू मैक्सिमम होने वाली है, तो या तो आप यहां से निकाल सकते हैं। क्या करेंगे आप यहाँ पे कि लिमिट जो है आप निकालेंगे, लिमिट t टेंडिंग टू इन्फिनिटी Na, और ये कितना आ जाएगा आपके पास, लिमिट t टेंडिंग टू इन्फिनिटी। आपके पास एक्सप्रेशन क्या है, एक्सप्रेशन आपके पास अल्फा अपॉन लैम्डा 1 माइनस e रेज़ टू द पावर माइनस ऑफ लैम्डा t। तो यहाँ पे t टेंडिंग टू इनफाइनाइट करेंगे तो e की पावर माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 0, और ये आ जाएगा आपके पास Na मैक्सिमम, Na की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आपको मिल जाती है अल्फा अपॉन लैम्डा के बराबर। ये आप याद रखिए कि अल्फा जो है रेट ऑफ प्रोडक्शन है, लैम्डा क्या है आपके पास, लैम्डा हमारे पास है कि रेट कांस्टेंट ऑफ डिसइंटीग्रेशन रिएक्शन। तो ये वैल्यू हमें मिल जाती है। अब इसको निकालने का एक और तरीका था, Na की जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको निकालने का तरीका क्या है कि हमारे पास क्या कर सकते हैं, और कि dNA/dt जो है उससे 0 कर दीजिए, dNA/dt को 0 कर दीजिए। dNA/dt जो है इसको 0 यदि कर दिया जाएगा तो आपको मिल जाएगा अल्फा माइनस लैम्डा Na। तो यहाँ पे मिलेगा अल्फा माइनस लैम्डा Na, ये किसके बराबर है बेटा, 0 के बराबर आपको मिल जाता है। इसका मतलब अल्फा की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ जाती है, लैम्डा इंटू Na के बराबर आ जाती है। लैम्डा इंटू Na जो है वो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन है और अल्फा जो है रेट ऑफ प्रोडक्शन है। तो आप ये याद रखिएगा कि जब भी आपके पास कोई ऐसा सवाल है जिसमें A से बन रहा है B, किसी एक कोई मान लीजिए यहाँ पे कोई एलिमेंट है, यहाँ से बन रहा है A से बन रहा है B, एक सीरीज टाइप की रिएक्शन है, तो उसमें मैक्सिमम नंबर आपको यदि निकालना है कि मैक्सिमम वैल्यू इसके नंबर ऑफ न्यूक्लियाई की कितनी हो सकती है, तो वहाँ पे कंडीशन लगानी पड़ती है कि रेट ऑफ प्रोडक्शन जब बराबर हो जाता है रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन के, तब Na की जो वैल्यू है हमें मैक्सिमम मिल जाती है, तो यहां से आपको मिल जाता है Na मैक्सिमम इज इक्वल टू अल्फा अपॉन लैम्डा। तो ऐसे आप इसे याद रख सकते हैं। हेलो गाइस, तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आपके लिए। तो अनअकैडमी चैंपियंस लीग जो है उसका एप्टीट्यूड टेस्ट हो रहा है दिसंबर 26 को, 1 डे आफ्टर द क्रिसमस, और टेस्ट जो है स्टार्ट होगा 1 PM ऑनवर्ड्स। तो टाइम याद रखें। अब टेस्ट से फायदा क्या है, आपको दिख गया होगा यहाँ पे कि स्टैंड अ चांस टू मीट एंड गेट इंस्पायर्ड बाय सचिन तेंदुलकर से मिलने का एक शानदार मौका आपके पास है, ठीक है। तो एनरोल आप कर सकते हैं यहाँ पे। दूसरा कि अनअकैडमी चैंपियंस लीग में जो प्राइजेस हैं वो आप एक बार देख सकते हैं कि एप्पल मैकबुक एयर, एप्पल वॉच, एयरपॉड और अमेजॉन इको डॉट और अमेजॉन के वाउचर जो हैं बहुत सारे यहाँ पे होने वाले हैं। तो आप जो है पार्टिसिपेट करना ना भूलिए, अभी एनरोल कर सकते हैं अनअकैडमी की वेबसाइट पर। उसके बाद यहाँ पे IIT JEE का दिसंबर ऑफर है हमारे पास कि आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ऑफर है। यदि आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं 6 महीने का तो आपको 1 महीने का एक्सटेंशन फ्री उसमें मिलने वाला है, और यदि 18 मंथ का आप सब्सक्रिप्शन लेंगे आइकॉनिक तो उसमें 2 मंथ का एक्सटेंशन फ्री आपको मिलने वाला है, ठीक है। और ये जो ऑफर है ये 22 दिसंबर तक वैलिड है, ठीक है। उससे पहले ही आपको ये सब्सक्रिप्शन लेना होगा यदि आप एक्सटेंशन फ्री में चाहते हैं तो। उसके बाद जो है कुछ बैचेस यहाँ पे स्टार्ट हो रहे हैं। एज बैच है क्लास 11th के लिए, जो JEE एडवांस और JEE मेन 2023 एस्पिरेंट्स के लिए होने वाला है। यहाँ पे बहुत ही बढ़िया जो है टीचर्स यहाँ पे होने वाले हैं। उसके बाद स्ट्राइकर बैच JEE मेन और एडवांस 2022 के एस्पिरेंट्स के लिए, और उसके बाद एक्सीलेंस 2.0 बैच जो है वो क्लास 11th के लिए स्टार्ट होने जा रहा है, और वो JEE मेन और एडवांस 2023 के लिए टारगेट यहाँ पे करने वाले हैं। और ये बैच स्टार्ट हो रहा है 22 दिसंबर से, और आप USP जो है यहाँ पे पढ़ सकते हैं
कि क्लास 11th का रिवीजन यहाँ पे होगा और क्लास 12th का प्रिपरेशन तो साथ में होगा ही होगा। टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे हैं, अंशुल सिंगल सर हैं, नीरज सर हैं, आशीष मिश्रा सर हैं, कपिल राणा सर हैं और सुरेश द्विवेदी सर हैं, और बैकलॉग का कवरेज भी यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, तो आप इस बैच में इनरोल कर सकते हैं। ये बैच स्टार्ट हो रहा है 22 से, ये भी 22 से, ये भी 22 से स्टार्ट ये हो रहे हैं। उसके बाद ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज है जेई 2022 के स्टूडेंट्स के लिए, और ये 25 दिसंबर से स्टार्ट हो रही है। क्रिसमस के बहुत ही पावन अवसर पर ये स्टार्ट हो रही है 2 से लेकर 5 PM के बीच में। और इसमें जो आपका IIT जेईई का रैंक प्रेडिक्टर होने वाला है और क्यूरेटेड क्वेश्चंस होंगे जो टॉप एजुकेटर्स ने बनाए हैं, और उनके वीडियो सॉल्यूशंस भी आपको मिलने वाले हैं, और डिटेल्ड टेस्ट रिपोर्ट आपको मिलेगी, जिससे आप बिना ज्यादा मेहनत करे आपको पता चल जाएगा कि यार इन एरियाज में मुझे मेहनत करने की जरूरत है, और आप फिर उन एरियाज पे मेहनत करके आपकी जो छोटी बहुत जो भी गलतियां हैं उनको सुधार सकते हैं। ठीक है, तो एनरोल करिए इस टेस्ट सीरीज में और कोड यहाँ पे यूज कीजिए NKC सर लाइव। अब इस पे बेस्ड एक सवाल करते हैं, एग्जाम्पल यहाँ पे लिखिए। आपके पास है यहाँ एक एलिमेंट A जो कन्वर्ट हो जाता है B में। इसका रेट ऑफ प्रोडक्शन जो है आपको दिया है अल्फा इज इक्वल टू 10⁴ 10⁴ आपको ये दिया हुआ है 10⁴ 21 पर सेकेंड। 4 ले लो चाहे कुछ भी ले लो, पर सेकेंड जो है आपको दिया हुआ है ये पर सेकेंड। और इसका जो कांस्टेंट है ये आपको दिया है 1/30 के बराबर। लैम्डा इज इक्वल टू 1/30 सेकेंड इनवर्स ये आपको दिया हुआ है। तो आपसे पूछा गया है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ ए आपको बताना है, तो आपको बताना है यहाँ पे Na की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। Na की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला लिख सकते हैं, चाहे यहाँ पे लिख सकते हैं कि Na becomes maximum when rate of production is equals to rate of disintegration। rate of disintegration is equals to rate of production। rate of production की जो वैल्यू है किसके बराबर है, अल्फा के बराबर है, और rate of disintegration की वैल्यू किसके बराबर है, लैम्डा इंटू Na के बराबर है। तो यहाँ से Na की मैक्सिमम वैल्यू आपको मिल जाती है अल्फा अपॉन लैम्डा। अल्फा की जो वैल्यू है वो 10⁴ है, 10⁴ है, डिवाइडेड बाय ये कितनी है 1/30 के बराबर है। तो आपको यहाँ से मिल जाएगा 3 × 10⁵ 3 × 10⁵ आपको यहाँ पे आंसर में मिल जाता है। 3 × 10⁵ हमारा आंसर हमें मिल जाता है। ठीक है, ऐसे इन सवालों को किया जा सकता है। ठीक, अब चलते हैं आगे। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल यहाँ पे हम सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया है कि A एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है और जो डिसइंटीग्रेट होता है B में, और B जो है वो भी और अनस्टेबल है। जैसे ये और सबसे ज़्यादा अनस्टेबल था, उसके बाद ये थोड़ा कम स्टेबल है, उससे कन्वर्ट होता है C में जो और कम स्टेबल है, और ये कन्वर्ट हो जाता है D में, और फिर E में, और F में, G में। इस तरीके से यहाँ पे सीरीज में डिसइंटीग्रेशन चल रहा है। तो जब हमारे पास ऐसी चेन रिएक्शन होती है कि ये बनाता है B, B बनाता है C, C बनाता है D, और ये लगातार जो है रिएक्शन चलती जा रही है, तो वहां पे हमें याद रखना है कि जो λ1 की वैल्यू है वो ज्यादा होती है λ2 से, और जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ते जाएंगे, लैम्डा की जो वैल्यू है वो डिक्रीज होती जाती है। मान लेता हूं कि t बराबर 0 पर यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो है N0 के बराबर है, और यहाँ पर 0 0 0 के बराबर है। t इज इक्वल टू स्मॉल t, किसी भी एक जनरल टाइम पर देखें तो यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई की जो वैल्यू बचे हैं वो Na के बराबर है, यहाँ पे जो बने हैं वो Nb के बराबर है, यहाँ पे बने जो है Nc के बराबर है। तो सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ इसके लिए कि dNA/dt माइनस ऑफ dNA/dt ये रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन है, ये किसके बराबर होगा, λ1 × Na के बराबर होगा। तो बिल्कुल ये जानी पहचानी इक्वेशन लग रही है। तो यहाँ से आपको मिल जाता है कि Na किसी भी टाइम पर जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई यहाँ के बचे हुए हैं वो किसके बराबर आ जाते हैं, N0 E is raised to the power माइनस ऑफ λ1 × t के बराबर। तो ये इक्वेशन तो सबको मालूम है कि Na की जो वैल्यू है किसी भी एक इंस्टेंट पर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ A होती है N0 E raised to the power माइनस λ1 × t के बराबर। अब बात आती है B की, बिकॉज B बन भी रहा है, इसका प्रोडक्शन भी हो रहा है, और ये डिसइंटीग्रेट भी आगे हो रहा है। अब जो मैं B के लिए कॉन्सेप्ट लगाने वाला हूं वो आप C के लिए लगा सकते हैं, D के लिए लगा सकते हैं, किसी के लिए भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे B के लिए लगा रहा हूं जिसका प्रोडक्शन भी हो रहा है और जिसका डिसइंटीग्रेशन भी हो रहा है।
तो यहां पे रेट ऑफ अकोमुलेशन मैं लिखने जा रहा हूं, रेट ऑफ अकोमुलेशन ऑफ बी, जैसे मैंने पिछले वाले कॉन्सेप्ट में लिखा था अकोमुलेशन ऑफ बी। तो यहां लिखूंगा मैं डी एन बी बाई डी टी, डी एन बी बाई डी टी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास लैम्डा 1 इंटू एन ए माइनस ऑफ लैम्डा 2 इंटू एन बी। बिल्कुल जैसे पहले लिखा था बिल्कुल वैसे यहाँ पे लिखा है। पिछले वाले जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन का, उसमें ये अल्फा के बराबर था। लैम्डा 1 इंटू एन ए जो है वो अल्फा के बराबर वहां पर दिया हुआ था रेट ऑफ प्रोडक्शन, लेकिन यहाँ पर मैंने लिख दिया लैम्डा 1 इंटू एन ए के बराबर। तो यहां से आप लिख सकते हैं डी एन बी बाई डी टी प्लस में लैम्डा 2 इंटू एन बी इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको मिल जाता है लैम्डा 1 इंटू एन ए की जो वैल्यू है किसके बराबर है, एन नॉट ई रेज टू द पावर माइनस ऑफ लैम्डा 1 इंटू टी। ये आपको रिलेशन मिल जाता है। ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको सॉल्व आप कर सकते हैं, और इसको सॉल्व करने के बाद हमें यहां से मिलता है क्या, हमें यहां से मिलता है एन बी की वैल्यू, यहां से मिलता है आपको एन बी की वैल्यू, और वो आती है कुछ ऐसे। एन बी की वैल्यू इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपको मिलती है कुछ ऐसे। अब हम यहां पर मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू एन बी की है कितनी। टू फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन बी मैक्सिमम, हम यहां पे क्या करेंगे, हम यहां पे या तो डायरेक्टली लिख सकते हैं कि जब रेट ऑफ प्रोडक्शन और रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन बराबर हो जाएंगे तो एन बी की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम होती है, या फिर आप इसे ऐसे लिख सकते हैं कि डी एन बी बाई डी टी जो है वो किसके बराबर कर दीजिए, 0 के बराबर कर दीजिए। तो ऐसा यदि आप लिखते हैं तो ये वाली जो क्वांटिटी है 0 के बराबर हो जाती है, और आपको मिलता है लैम्डा 2 इंटू एन बी, लैम्डा 2 इंटू एन बी इज इक्वल टू लैम्डा 1 इंटू एन ए, लैम्डा 1 इंटू एन ए। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं लैम्डा 2 एन बी, इसका मतलब है कि रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन है, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, और लैम्डा 1 इंटू एन ए क्या है आपके पास, रेट ऑफ प्रोडक्शन है, रेट ऑफ प्रोडक्शन है। तो याद रखना बेटा कि जब रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन रेट ऑफ प्रोडक्शन बराबर हो जाते हैं तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो हैं हमें मैक्सिमम मिलते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई मैक्सिमम हमें मिलते हैं। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि मैक्सिमम जो इसकी वैल्यू है वो एन बी की मैक्सिमम वैल्यू आ जाती है आपके पास लैम्डा 1 इंटू एन ए डिवाइडेड बाय लैम्डा 2, ये वैल्यू आपको यहाँ पे मिल जाती है। ठीक, अब एक चीज और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि जब रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन रेट ऑफ प्रोडक्शन बराबर हो जाते हैं कुछ समय के लिए, तो इस स्टेट को रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम कहा जाता है, रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम कहा जाता है। ये जो स्टेट है इसे कहा जाता है स्टेट ऑफ रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम, स्टेट ऑफ रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम, स्टेट ऑफ रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम कब होता है ये, जब रेट ऑफ प्रोडक्शन रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन आपस में बराबर हो जाते हैं, तो इसे रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम कहा जाता है। अब यहाँ पे यदि मैं इस फंक्शन का ग्राफ बनाना चाहूँ, यदि मैं एन बी का ग्राफ टाइम के साथ बनाना चाहूँ कि टाइम के साथ एन बी की जो वैल्यू है वो किस तरीके से वेरी करती है, तो यहाँ पे हमने ये ग्राफ तो ऑलरेडी देख रखा है कि इस तरीके से ग्राफ बनता है। लेकिन अब क्योंकि रेट ऑफ प्रोडक्शन लगातार जो है प्रोड्यूस हम बी को नहीं कर सकते हैं, तो ये अब डिक्रीज होने लगता है। तो कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे ग्राफ मिलता है। ये जो स्टेट है यहाँ पे जो एन बी है वो हमें मैक्सिमम मिलते हैं, मैक्सिमम एन बी मिलता है, एन बी मैक्स। ये वाली जो स्टेट है ये क्या है, रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम है, रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम। और यहाँ पे क्या होता है, रेट ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, रेट ऑफ प्रोडक्शन रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन आपस में बराबर हैं। इस तरह का ग्राफ आपको मिलता है। एन बी की जो वैल्यू है पहले धीरे धीरे बढ़ती है फिर धीरे धीरे घटती जाती है। ठीक, तो आपको आई होप समझ में आ गया कि क्या होता है सीरीज डिसइंटीग्रेशन में और क्या होता है पैरेलल डिसइंटीग्रेशन में, ये सब आपको पता चल चुका है। अब इसके जो सवाल यदि आपके पास आते हैं तो आपके गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है,